गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं ममता गौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसएसजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज शालदी, अल्मोड़ा। आज हमारा टॉपिक है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। बीए तृतीय वर्ष का ये टॉपिक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानना प्रयास करेंगे कि 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिवर्तन आए। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही, अगर आरंभिक दशकों में ही देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन आने आरंभ हो चुके थे। पहला परिवर्तन तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी 1918 में ख़त्म होती है और उसके बाद जो हमने परिवर्तन देखा उसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी कि विश्व क्या हो गया था, लगभग लोगों ने लगने लगा था कि हमें एकजुट होना है, अदरवाइज़ क्या होगा, इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसी वॉर होती रहेंगी। तो इसी को करते हुए किसकी स्थापना होती है, आपकी लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उसके अलावा और क्या होता है आपका, क्या कहते हैं, फासीवादी ताकतों का क्या होता है, उदय होता है। फासीवादी ताकतें जो होती हैं आपके, उसके बाद के वर्ल्ड सिनेरियो को क्या करती है, चेंज करने का प्रयास करती है, उसे प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चेंजेस आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट होता है और 1945 में इसका एंड होता है। और इसके बाद जो चेंज आया उसमें क्या हुआ, वर्ल्ड जो हुआ आपका दो पावर में डिवाइड हो गया। एक था साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व तो सोवियत संघ कर रहा था, और एक था पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था। और ये जो अवधि थी, ये जो काल था, ये लंबे समय तक चला, 1991। और उसके बाद जो हमारा तीसरा जो है, उसके बाद क्या परिवर्तन आया, आपका यूएसएसआर जो हमारा सोवियत संघ था उसका विघटन होता है 1991 में। और फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड सिनेरियो फिर चेंज होता है। नई विश्व की जो व्यवस्था है, विश्व जो की व्यवस्था है, उसमें फिर परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन क्या आता है, विश्व दो महाशक्तियों के बीच से में नहीं रह गई हैं, अब सिर्फ एक महाशक्ति है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और जिसका वर्चस्व स्थापित हो गया है। वर्चस्व स्थापित होना मतलब आपका क्या, एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका को जाना गया। तो इसी को क्या कहा गया, नई विश्व व्यवस्था कहा गया, कि किस तरीके से विश्व में एक नवीन परिवर्तन हुए और पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें हम अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रांसिस फुकुयामा के विचारों पर प्रकाश डालेंगे। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इनका जन्म अमेरिका में होता है, और इनकी जो बुक है उसने जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने में हमारे लिए हेल्पफुल है। इनका जो क्या कहते हैं, पहले एक लेख आता है 1989 में, लेख में जिस जो था द एंड ऑफ हिस्ट्री। और उसके पश्चात 1992 में इनकी बुक प्रकाशित होती है, द एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसमें कहा गया है कि द एंड ऑफ हिस्ट्री मतलब आफ्टर आपका जो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो वर्ल्ड है उसमें ये नहीं होगा कि एंड ऑफ इवेंट्स हो जाएगा। एंड ऑफ इवेंट्स की बात नहीं की, एंड ऑफ हिस्ट्री मतलब अब आपका क्या है, संघर्ष कम हो जाएगा, संघर्ष खत्म हो जाएगा, इसकी बात ये कहते हैं। और फिर क्या प्रोड्यूस होगा, एक लास्ट मैन प्रोड्यूस होगा। लास्ट मैन जो होगा वो किसकी बात करेगा, इक्वेलिटी की बात करेगा, रादर देन ये आपकी परफेक्शन की बात नहीं करेगा। उदारवादी लोकतंत्र की बात करी, उदारवादी लोकतंत्र को कहा गया कि इसकी विजय होगी कब, सोवियत संघ के विघटन के बाद या 1991 के बाद इस तरीके के घटनाक्रम होंगे और इस तरीके का सब व्यवस्थाएं होंगी। नेक्स्ट जो इनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ
पॉलिटिकल ऑर्डर, जो आपकी 2011 में प्रकाशित होती है। इसमें आप ये पश्चिमी लोकतंत्र जो है वो क्यों क्यों आवश्यक है इसकी बात करते हैं, और उसके साथ साथ इंडिया और चाइना जैसे देशों के साथ लेके चलते हैं कि भी किस तरीके से वहाँ की व्यवस्थाएं हैं और कैसा पश्चिमी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, इस पर ये प्रकाश डालते हैं। तीसरी बुक है द पब्लिक ऑर्डर एंड द पॉलिटिकल डीके। ये 2014 में जिनकी बुक है ये वो होती है 2014 में, और इसमें ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, वो किस तरीके से राजनीतिक विकास में हेल्पफुल रहती हैं, किस तरह से वो काम करती हैं। तो इस तरीके से जो फ्रांसिस फुकुयामा है वो इस जो नई विश्व व्यवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे उसकी बात करते हैं इन अपनी जो मोस्ट फेमस बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में। उसके बाद हमारे जो सेकंड अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने जो आपका उनकी जो फेमस वो है बुक है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसकी बात करी। इनका भी पहले लेख प्रकाशित होता है और उसके बाद ये बुक प्रकाशित होती है जिसमें ये बात करते हैं द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड। और तो उसमें ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो अब है जो संघर्ष है वो क्या होगा, अब विचारधाराओं का संघर्ष नहीं होगा, विचारधाराओं की अपेक्षा अब किसका संघर्ष होगा, सभ्यताओं और संस्कृति का संघर्ष होगा। जहाँ एक तरफ बौद्ध होंगे, हिंदू होंगे, इस्लाम को मानने वाले होंगे, क्रिश्चियनिटी को मानने होंगे, इन सभ्यताओं के बीच में संघर्ष होगा। कब होगा ये जो नई व्यवस्था में जो वर्तमान जो व्यवस्था है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें इस तरीके की व्यवस्थाएं दिखाई देंगी। उसके अतिरिक्त ये बात करते हैं इनकी जो सेकंड बुक है द थर्ड वेव जो 1991 में प्रकाशित होती है, उसमें ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनमें नव स्वतंत्र राष्ट्र मतलब अफ्रीका और एशिया के जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उसमें लोकतंत्र के प्रभाव की ये बात इसमें करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। ये बुक प्रकाशित होती है 1991 में, 68 में, और इसमें राजनीतिक संस्थाओं का व्यवस्था पर प्रभाव की बात करते हैं। किस तरीके से जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो एक देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। अब नई विश्व व्यवस्था जो 1991 के बाद आई, जिसमें हमारा क्या हुआ, काफ़ी वर्ल्ड में चेंजेस हुए, जिसमें मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई कि मेन क्या रहा, आपका सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद जो हमारी अमेरिका का वर्चस्व बना उसकी बात हमने करी। उसके अलावा भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन पर हम एक एक करके विचार यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। तो पहली विशेषता है आपका भूमंडलीकरण। अब भूमंडलीकरण से हम क्या समझते हैं, भूमंडलीकरण क्या है, आपका जो ये व्यवस्था है इसका मतलब है कि वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो गया है, विश्व एक छोटे ग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया है। जैसे ग्राम में सब अंतर्निर्भर रहते हैं ना, एक दूसरे पे पारस्परिक निर्भरता होती है, उसी तरीके से विश्व में के सभी देशों के बीच में भी पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। और चाहे वो व्यापार के कारण हो या फिर अन्य किसी सेवाओं के लेन देन के कारण या वस्तुओं के लेन देन के कारण, कई तरीके से वस्तुओं का, सेवाओं का व्यापार, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये जो एक विश्व की अर्थव्यवस्था में एक देश की अर्थव्यवस्था का समन्वय जो हुआ वो आपका भूमंडलीकरण कहलाया। और उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ क्या आर्थिक उस पर नहीं रहा है, ये भी ध्यान देना है, उसके अलावा संस्कृति पर भी रहा है, सामाजिक उस पर भी
सामाजिक उसको भी प्रभावित किया है। तो ये सब क्या है, भूमंडलीकरण का प्रभाव रहा है। उसके बाद जो हमारा है दूसरा है उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है कि व्यापार का और कानूनी प्रतिबंधों का पे ढील देना, इस तरीके के नियमों और कानूनों को बनाना जिससे क्या हो कि व्यापार करने में सरलता रहे, है ना, आसानी से व्यापार हमारा हो जाए। तो इसमें ये कब हुआ, 1991 के बाद हुआ, जिसमें क्या हुआ कि साम्यवादी देश जो थे वो जो लगभग क्या थे, उनमें भी आर्थिक सुधारों की बात होने लगी। हाँ, वो जो एक बंद अर्थव्यवस्था वाला जो उनका कॉन्सेप्ट था वो भी धीरे धीरे वो उन्हें लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने खुली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने अपनाना पड़ेगा, ओपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा। लाइसेंस में, कोटा में, इनमें क्या है, इन नियमों में सरलता आएगी। हाँ, उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये हम अपने आसपास देख ही रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी ने किस तरीके से इस समय पे हमारी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित किया है। इंटरनेट हो गया, प्रिंटर हो गया, आपका जो भी नए सेल्युलर फ़ोन हो गए, इन्होंने क्या करा है, ये सब क्या करा है कि पूरी जो इन आविष्कारों ने आज क्या सूचना को सरलता से पहुंचाने के काम किए हैं। और उसकी वजह से क्या है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं, सूचना सब बहुत ही फास्ट पहुंच रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि कई काम हमारे क्या हो रहे हैं, बहुत इजीली हो जा रहे हैं ना, जिनको करने में मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है वो सुदूर बैठ के भी अपने कामों को क्या दे रहा है, अंजाम दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि विश्व क्या है, एक बहुत आपस में क्या हो गया, नज़दीक आ गया ना। उसके अलावा हमारा क्या कहते हैं, आपका जो है यूनिपोलर वर्ड। अब यहाँ पर पहले उसमें मैं आपको बता रही हूँ यूनिपोलर वर्ड, और नेक्स्ट में हम ये बात करेंगे कि क्या है, मल्टीपोलर वर्ड हो गया है। तो देखिए 1991 के बाद अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होता है। और इस वर्चस्व में मैं आपको बताऊं कि जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है, सबसे पहला आपका प्रथम खाड़ी युद्ध होता है 1990 में, जिसमें क्या होता है आपका कि अमेरिका जो है आपका अपना जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है उसमें, उसके अंतर्गत क्या होता है, अमेरिका अपना प्रभाव शो कर देता है, दिखा देता है, हाँ कि मैं एकमात्र महाशक्ति के रूप में मैं इस समय वर्ल्ड में हूँ। उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर एक अन्य ऑपरेशन भी है, जैसे अपना 1999 में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है। उसके अलावा 2003 में आपका ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है। 2003 इराकी फ्रीडम की बात की गई। ऑपरेशन इनफाइनाइट, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो आफ्टर आपका 9/11 की घटना के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो उन पर वो है। तो और इस तरीके से इन घटनाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि अमेरिका क्या है कि उस समय उसका वर्चस्व स्थापित हो गया है। वर्ड क्या हो गया, यूनिपोलर हो गया है, विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवीय हो गया। उससे पूर्व भी होता था, लेकिन उससे पूर्व जो उसमें जब घटनाएं घटती थी तो क्या था, विश्व 2 ध्रुवीय में था, तो दूसरा भी कोई ना कोई स्टेप लेता था। लेकिन इस समय देखिए आपकी इतनी सारी मैंने आपको घटनाएं बताई, तो उसमें क्या सिद्ध हो रहा है कि अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका क्या कर रहा है कि वो ही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को अपने को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा लेकिन इसी में हम ये भी देखेंगे कि टुवर्ड्स द मल्टीपोलर वर्ल्ड का अर्थ क्या है कि अमेरिका बढ़ तो रहा है, उसका एक फीचर और है ना, अमेरिका वर्चस्व तो स्थापित हो रहा है, परंतु साथ में ही क्या है आपका टुवर्ड्स द मल्टीपोलर, हम क्या बढ़ रहे हैं, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर भी बढ़ रहे हैं। अमेरिका महाशक्ति के रूप में है ही है, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे भारत हो गया, ब्राज़ील, चीन, जापान, ये सब भी क्या है, महाशक्तियाँ, ये भी मतलब अपने विकास के पथ पर हैं और एक विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इनके भी अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर एज अ की डिटर्मिनेंट्स।
देखिए, जितने भी नई विश्व व्यवस्था की ये सबसे बड़ा विशेषता माने नई विश्व व्यवस्था की, कि जितने भी संबंध होंगे, जितनी भी व्यवस्था है, वो सब किस पे निर्भर कर रही है? इकोनॉमिक फैक्टर पे निर्भर कर रही है। इकोनॉमिक फैक्टर पे जैसे देखा जा रहा है बाजार कौन सा है, हाँ, कहाँ हमारे उत्पादों को की बिक्री अच्छी हो सकती है, उसके आधार पे संबंध तय किए जा रहे हैं। कौन से देश में श्रम शक्ति अच्छी हो सकती है। बहुउद्देशीय कंपनी का जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनीज क्या कर रही हैं कि कोशिश कर रही हैं ऐसे देशों में जाने की जहाँ उन्हें श्रम शक्ति, सस्ती श्रम शक्ति मिल जाए, है ना, सस्ता श्रम मिल जाए। उसके अलावा उनको अपने उत्पादों को बेचना है। तो पूरी जो राजनीति है वो किस पर निर्भर हो रही है? उस किसके इर्द गिर्द घूम रही है? आर्थिक तत्वों के इर्द गिर्द घूम रही है। नेक्स्ट है आपका इग्नोरिंग द यूनाइटेड नेशन। आप इग्नोरिंग द यूनाइटेड नेशन मतलब यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो बेटा उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य रहा कि विश्व में शांति और व्यवस्था स्थापित करना और तृतीय विश्व से विश्व को बचाना। लेकिन आज के अगर हम उसमें देखें तो जो शक्तिशाली देश हैं, जो महाशक्तियां हैं, वो क्या कर रही हैं? उसको इग्नोर कर रही हैं। सोवियत संघ जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको इग्नोर कर रही है। इसका रिसेंट एग्जांपल आप यूक्रेन और रशिया के उसमें देख सकते हैं कि क्या रोल प्ले करा उसका क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने, और उसको किस तरीके से हमारे देश ले रहे हैं। ये भी इसका आपका एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब क्या है, नेक्स्ट जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है उसमें क्या क्या कल्चरल लाइंस आ गई हैं, सांस्कृतिक पुट आ गया। देखिए, पहले जितना भी हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें हमने क्या देखा कि ज़्यादातर क्या है, वैचारिक संघर्ष है। लेकिन अब जो संघर्ष है वो संस्कृतियों पे है। पहले देखिए, जितना भी हम अपना उपनिवेशवाद का पीरियड की अवधि देखते हैं तो उसमें किसका प्रभाव था? क्रिश्चियनिटी का प्रभाव था, ईसाईयत का प्रभाव था। लेकिन अब क्या है, अन्य सभ्यताएं भी अपने पुनरुत्थान की बात कर रही हैं, इस्लाम हो गया। तो अब जो नई विश्व व्यवस्था है उसमें सभ्यताओं पर आधारित विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा है। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। काफ़ी कुछ उसको वो प्रभावित कर रही हैं। एमर्जिंग रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये जो आपका एक गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसके बाद 1995 में ये क्या बन गया आपका, जो क्या कहते हैं WTO के फॉर्म के में आया। अब इसमें क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जहाँ पर क्या होता है, पारस्परिक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की बात की जाती है। और ये सब क्या करते हैं, इस विषय पे काम करते हैं कि वो बहुपक्षीय समझौते हैं उनका पालन किस तरीके से कराया जाए, है ना, किस तरीके से अन्य देशों को इसके लिए बाध्य किया जाए। तो अब जो है ये भी आप देखिए, इससे भी हमें ये पता चलता है कि देखो सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, व्यापार, आर्थिक मुद्दों, इनके आसपास, इनके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें क्या होगा, नई विश्व व्यवस्था में जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको अधिक महत्व दिया जा रहा है। उसके अलावा जो न्यू इश्यूज़ में हम बात करेंगे, कि आज जो वर्तमान में क्या नए कोई मुद्दे चर्चा का विषय बन रहे हैं। तो बिल्कुल निशस्त्रीकरण हो गया, मानवाधिकार हो गए, पर्यावरण से संबंधित विषय हो गए, ये भी आज क्या है, नई विश्व व्यवस्था में आपका ये चिंता का विषय बने। सतत विकास की बात हो गई, ये सब अपने चर्चा में आए हैं। G20 का हम एग्जाम्पल है, अभी G20 जो भारत में आयोजित किया गया उसमें भी हमने देखिए महिलाओं के महिला सशक्तिकरण की बात करी, वसुधैव कुटुंबकम की बात करी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सब कुछ आर्थिक विषय उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वरन अन्य विषय भी नई विश्व व्यवस्था में चर्चा का केंद्र बन रहे हैं। इस तरीके से आज जो हमने पढ़ा, नई विश्व व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि वो क्या है,
किस तरीके से अस्तित्व में आई है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। धन्यवाद।